नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां राजनीति में भवानीपुर एक बार फिर केंद्र में है। भवानीपुर उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। यहां से ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने आज आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने दिलीप घोष पर हमला किया। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गौर से देखिएगा। इन तस्वीरों को, हमले के आरोपों के बाद शुभेंदु अधिकारी ने खुलकर टीएमसी और ममता बनर्जी को घेरा। कहा उनके लोग डरने वाले नहीं हैं। हंगामे के बीच सुरक्षा कर्मियों ने पिस्तौल, देखिए, सुरक्षा कर्मियों ने पिस्तौल लहरा दिया। बवाल और बढ़ गया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। भवानीपुर में दिलीप घोष उस समय प्रियंका टिब्रेवाल के लिए कैंपेन कर रहे थे, अलग अलग वार्ड्स में जाने का प्रयास कर रहे थे। उनका यह आरोप है, बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें प्रचार नहीं करने दे रहे थे। और इसको लेकर टीएमसी और बीजेपी में जब झड़प हुई तो सुरक्षा कर्मियों ने, जो दिलीप घोष की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी थे, गौर से देखिए, उन्होंने हथियार निकाल दिया। और यह हथियार, पिस्तौल जब आप निकाल लेते हैं, स्पेशली अगर आप पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल होते हैं किसी वीवीआईपी की, तो इसका मतलब वीवीआईपी की जान को खतरा है या खतरे का अंदेशा बड़ा है। सुनिए। सिचुएशन बहुत नाजुक है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पूरा हालत बहुत नाजुक है। सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिरी दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। और आज तक संवाददाता अनुपम मिश्रा इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनुपम, आखिर स्थिति एकाएक ऐसे कैसे गरमाई कि पिस्तौल निकालने की नौबत आ गई? हुआ क्या? गौरव, देखिए, आज आखिरी और वो शुरुआत हुई दिलीप घोष के भवानीपुर में चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान, जहां पर दिलीप घोष जैसे ही पहुंचे चुनाव प्रचार करने, वहां पर टीएमसी कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। उन्होंने दिलीप घोष को टीज करना शुरू किया। टीज किस बात पर करना शुरू किया? इस बात पर कि दिलीप घोष का पद चला गया है, प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया है। अब जब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनको टीज करना शुरू किया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू की। ये नारेबाजी दोनों पक्षों से जैसे ही शुरू हुई, माहौल गरमाने लगा और इसी बीच और ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने अचानक से दिलीप घोष को घेर लिया, धक्का मुक्की शुरू हो गई। और इसी दौरान दिलीप घोष को उस स्थिति से निकालने के लिए जो सुरक्षा कर्मी हैं दिलीप घोष के, उन्होंने अपनी पिस्तौलें निकाल ली और पिस्तौल लहरा के दिलीप घोष को वहां से वो निकाल के ले गए। और जैसे ही दिलीप घोष को वो निकाल के ले गए, उसी दौरान झड़प शुरू हो गई बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में। एक दो बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हो गए इस झड़प में। गौरव। अनुपम, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद। इस खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, क्योंकि उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सुरक्षा कर्मियों को पिस्तौल निकालनी पड़ी और पिस्तौल निकालने की नौबत आखिर आई क्यों? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल किसानों के भारत बंद की बात करते हैं। किसान संगठनों का भारत बंद, आम आदमी की सड़क पर जंग। बंद पर नेताओं की सियासतबाजी, आम जनता क्यों झेले पैंतरेबाजी? रुकी ट्रेन, अटकी गाड़ियां, फंसे लोग, बार बार बंद क्यों जारी बेरोक? किसानों की महीनों से जारी लड़ाई, नेताओं के दखल से किसकी भलाई? किसान सरकार में बातचीत पर ब्रेक, कोशिशें कैसे पकड़े सुलह का ट्रैक? महीनों से किसानों ने छोड़ा घर बार, कैसे बने बात, क्या करेगी सरकार? भारत बंद के आह्वान के साथ किसान सड़कों पर उतरे तो ट्रैफिक
इंतजाम की सांस फूलने लगी। दिल्ली के बॉर्डर के इलाकों में दिन चढ़ने के साथ ही ट्रैफिक जाम शुरू हो गया और कई किलोमीटर तक वाहन फंसे रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि लंच के साथ या लंच के बाद घर से निकलना। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में क्या है स्थिति, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसानों के भारत बंद से जैसे जिंदगी ठप हो गई। हजारों हजार कारें इंच इंच आगे बढ़ने में हाँप रही हैं। हजारों लोग इस जाम में कारों में घंटों से कैद हैं। ये नजारा है दिल्ली गुरुग्राम की सीमा का। किसान संगठनों के भारत बंद को लेकर ये डराने वाली तस्वीर है। सोचिए, इनमें कई दफ्तर के लिए निकले होंगे, कुछ काम धंधे के लिए तो कुछ अस्पताल डॉक्टर के लिए, लेकिन सुबह से जाम ने इनकी रफ्तार पर ताले जड़ दिए हैं। हरियाणा से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक को लेकर पुलिस पहले से सख्त घेरा बनाए बैठी थी और चेकिंग ऐसी शुरू हुई कि जाम का दायरा देखते ही देखते 1.5 किलोमीटर तक पसर गया। काली सफेद लाल हरी गाड़ियों से लेकर कारें, एम्बुलेंस, बस, ट्रक भारत बंद के साइड इफेक्ट के शिकार बन गए। इधर जाम में लोग तड़प रहे थे तो उधर किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन का सियासी स्वाद बता रहे थे। सुबह सब्जी के लिए आलू काटने में सहयोग दिया, फिर पूरियां बेली और बताया कि जाम लगा है तो क्या करें। पहले ही कह दिया था कि आज छुट्टी मनाओ। तो बंद का तो पहले ही बता दिया था कि भाई बंद रहेगा और लोग लंच के बाद में निकलना। लेकिन दिक्कत आपकी सरकार से लड़ाई है, पब्लिक को आप साथ में करना चाहते हैं, तो इस तरीके से नहीं लगता है क्या कि पब्लिक को परेशानी होगी तो पब्लिक का जो मूड है वो आपके भी खिलाफ जा सकता है। अगर सरकार के खिलाफ जाए तो सरकार के खिलाफ जाएगा पब्लिक का मूड, सरकार के खिलाफ जाना चाहिए। कई सारी सड़कें बंद है, गुड़गांव से भी खबर आ रही है, आपके गाजीपुर से भी खबर है और 30 जगहों पर है। तो सरकार से क्या अनुरोध है, क्योंकि आप कह रहे हो कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, तो फिर इतनी समस्या सोमवार का दिन, कैसे आपको लगता है कि इससे निजात तो कम से कम लोगों को मिलनी चाहिए ना? लोगों को इससे क्यों परेशान? नहीं ना, निजात तो मिलेगी लोगों से जब आटा दाल सस्ता होगा। कंपनियों का राज आ रहा है तो ये उसी के लिए तो बंद है। दिल्ली से सटने वाली बाकी सीमाओं पर भी किसान आंदोलन के नाम पर जाम से जंग जारी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी लंबी लाइनें हॉर्न बजा रही हैं। वैसे गुरुग्राम दिल्ली की ये तस्वीरें सवाल जरूर पूछेंगी कि आंदोलन के नाम पर परेशान करने का हक किसने दिया? अपने अधिकार के लिए दूसरों के अधिकार पर चोट क्यों करेंगे आप? आज तक ब्यूरो। और किसानों के आंदोलन का असर राज्यों में भी दिख रहा है। दिल्ली के अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली से जुड़े राजमार्गों का हाल सुबह काफी बेहाल था। पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें, कई जगहों पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। अंबाला के करीब किसानों ने वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। 2017 की मीटिंग थी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोजगार खोने वाली सरकारां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से जबरदस्त गहमा गहमी है। किसानों की मोर्चाबंदी है, बैनर, झंडा, पोस्टर हैं, तो संघर्ष का संकल्प भी है। गाजीपुर बॉर्डर जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है और भारत बंद के जरिए अलग अलग जगहों पर सड़कें बंद की गई हैं, जिससे कि आवागमन न हो सके, जो कि एसेंशियल सर्विसेज यानी कि चाहे वो एम्बुलेंस हो या फिर दूसरी चीजें, उनके लिए व्यवस्था आने जाने की गई है। हम सब चाहते हैं कि बात हो, हम शांतिपूर्ण लोग हैं। पहले आप ये समझिए, जो हमें दंगाई बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, वी आर वेरी पीसफुल पीपल।
हम शांतिपूर्ण लोग हैं। हम गांधी जी के रास्ते पे चल के, अंबेडकर जी के रास्ते पे चलकर जो है आंदोलन करने वाले लोग हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलन का जो राह पकड़े हुए हैं किसान, उसको छोड़ करके बातचीत किया जाए। उसके लिए आप लोग आगे कदम किस तरीके का बढ़ा रहे हैं? हमने तो हर बार बातचीत का ही ऑफर दिया। सरकार हमारी बात कर रही कहाँ? सरकार तो हमें बीच धार पे छोड़ दी। -4 डिग्री से हम बैठे हुए हैं। हमारे 600 किसान शहीद हो गए। हम कब नहीं बात करना? हम तो बात ही करने के लिए जा रहे थे। किसान आंदोलन का एपिसेंटर रहे गाजीपुर पर एक्शन से भरे इन तस्वीरों की वजह यह है कि आंदोलन के आज 10 महीने पूरे हो गए, जिसे किसानों ने विरोध प्रदर्शन के तौर पर मनाने की ठानी है। ये दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, सड़क है NH9 की, जो दिल्ली से गाजियाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, और इस पर आम दिनों में ट्रैफिक चलता है। और यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। जो 2 लेन है, जिस पर 2 सड़कें हैं जिस पर ट्रैफिक जाता है, एक मेरठ हाईवे है और दूसरा जो NH24 की सड़क है। दोनों सड़कों पर किसान सुबह से ही बैठे हुए हैं। ट्रैफिक पूरी तरह से रुका हुआ है और यही संदेश देने की कोशिश है कि जिस तरीके से सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है, तो उसको लेकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की ये एक कोशिश है। पौ फटते ही गाजीपुर में आक्रोश फूटने लगा। कुछ महीनों में यहाँ खामोशी छाई हुई थी। राकेश टिकैत बंगाल, पंजाब, हरियाणा, यूपी घूम रहे थे। बीजेपी को बैकफुट पर लाने में लगे थे, लेकिन आज वो यहाँ डेरा जमाए नजर आए। मूछें तनी थीं, सिर पर केसरिया पगड़ी थी, हाथ आलू काटने में उलझे थे और निगाह किसान आंदोलन की काट से सरकार को तिलमिला देने पर लगी थी। 3 दिन के व्यस्त अमेरिका दौरे से लौटने के बाद बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंच गए और 1 घंटे तक संसद भवन की नई इमारत के निर्माण का निरीक्षण किया। बीजेपी नेता और सरकार के मंत्री पीएम के इस औचक निरीक्षण को निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए प्रेरक बता रहे हैं। सपनों को साकार होते हुए देखना कैसा लगता है, इसे महसूस करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर उस जगह पहुंच गए जहां संसद की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। न पहले से तय कार्यक्रम था, न कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद लोगों को कोई खबर थी। सुरक्षा का कोई तामझाम भी नहीं। रात के करीब 8:45 बजे पीएम मोदी अचानक संसद की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे तो वहां मौजूद मजदूर हैरान रह गए। अपने बीच पीएम को पाकर कुछ स्वतः स्फूर्त पांव में झुक गए। एक कुशल शिल्पी की तरह पीएम बारीकी से निर्माण कार्यों का जायजा लेते रहे। बीच बीच में प्रोजेक्ट मैनेजर और मजदूरों से सवाल भी करते रहे। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ सरिये का जाल बिछा हुआ है। सफेद रंग का हेलमेट पहने पीएम मोदी संभल संभल कर सीढ़ियां चढ़ते नजर आ रहे हैं। बिखरे मलबों के बीच तंग रास्ते से गुजरते हुए मोदी चप्पे चप्पे का निरीक्षण कर रहे हैं। ये लगभग 7.5 मीटर। क्या कर रहे हो? ये विहंगम तस्वीर देखिए। पीएम मोदी के बाईं ओर रंगारंग रोशनी से सजा मौजूदा संसद भवन और उनकी आंखों के सामने निर्माण का भव्य नजारा। अपनी आंखों के सामने आकार लेते नए संसद भवन को भरपूर तरीके से निहार रहे हैं पीएम। एक तरफ विरासत में मिली स्थापत्य कला की ऐतिहासिक मिसाल, तो दूसरी तरफ आधुनिक भारत की अगुवाई करने वाली निर्माणाधीन नई बिल्डिंग। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार होता देख यकीनन उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा होगा।
इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है। ये वही जगह है जहां राज्यसभा के सांसद बैठा करेंगे। साइट पर मौजूद अधिकारी ने पीएम को नक्शे के साथ बिल्डिंग के बारे में जानकारी दी। पीएम भी पूरी तन्मयता से उनकी बातें सुनते नजर आए। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये मेरी मेल सजोना लड़की जो मुख्यमंत्री जो है उनका शूटिंग अरेंजमेंट अच्छा मौका नहीं बना ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं और राज्यसभा में। सरकार का लक्ष्य आजादी की 75वीं सालगिरह यानी 2022 में एक संसद भवन का निर्माण पूरा कर लेने का है। जिस रफ्तार से यहाँ काम चल रहा है उससे साफ लगने लगा है कि 2022 का टारगेट पूरा हो जाए। कितना समय हो गया है? लगभग गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की। ये पीएम मोदी से ही संभव था। थका देने वाला 3 दिनों का कूटनीतिक दौरा, करीब 15 घंटे से ज्यादा का विमान सफर, लेकिन न चेहरे पे शिकन, न थकान की कोई लकीर, नए जोश के साथ नए मोर्चे पर तैनात। जी हाँ, 5 तस्वीरों में देखिए अपने सपने को पूरा करने की लगन में किस तरह पीएम मोदी थकान भूल जाते हैं। 3 दिन के अमेरिका दौरे में मोदी 20 से ज्यादा बैठकों में शामिल हुए। वहां से करीब 15 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान, यहां पहुंचते हुए अभिनंदन समारोह में शिरकत, फिर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के साथ लंबी बैठक और फिर सेंट्रल विस्टा साइट पर संसद भवन की नई इमारत के निर्माण का निरीक्षण। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कितने संजीदा हैं। दिखाता है कि जब नीति और नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। मुझे विश्वास है देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण भी, जैसे हरदीप जी अभी बड़े विश्वास के साथ बता रहे थे, तय समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के इलाके का कायाकल्प होना है। करीब 971 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत ही नया संसद भवन भी तैयार किया जाएगा, जिसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने का इंतजाम होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। यह जब बनकर तैयार होगा तो लिटियंस दिल्ली का नक्शा यानी नई दिल्ली का नक्शा इस इलाके का पूरी तरह से बदल जाएगा। इस प्रोजेक्ट में देश को मिलेगा एक नया संसद भवन। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत
भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संजोने, संवारने और निखारने वाली भारतीय संसद का वृत्ताकार भवन, जो भारतीय लोकतंत्र की वैश्विक पहचान है, उसके ठीक बगल में तैयार हो रहा है त्रिभुजाकार संसद भवन, जहां लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करने वाली नीतियां आकार लेंगी। मौजूदा संसद भवन के ठीक बगल में नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा। नए संसद भवन का डिजाइन पद्मश्री से सम्मानित गुजरात के आर्किटेक्ट विमल पटेल ने तैयार किया है, जिसके निर्माण का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपा गया है। नए संसद भवन के निर्माण में करीब 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसके निर्माण में सीधे तौर पर 2000 लोग जुड़ेंगे। इसका निर्माण कार्य अगले साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल यानी 2022 में देश की आजादी की 75वीं सालगिरह है, जो लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत में मनाया जाएगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश दौर में बना था, जो 93 वर्ष पुराना हो चुका है। उसमें जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी थी। मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की जगह है, तो वहीं नए भवन की लोकसभा में 888 सीटें होंगी। फिलहाल राज्यसभा में 280 लोगों के बैठने की जगह है। अब जो नई राज्यसभा होगी, उसमें बैठने के लिए 384 सीटें होंगी। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से करीब 17,000 वर्ग मीटर अधिक बड़ा तो होगा ही, अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस होगा। सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी। एक भव्य संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। साथ ही सांसदों के बैठने के लिए बड़ा मीटिंग हॉल, हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम, लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, कैंटीन और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इतना ही नहीं, इमारत भूकंप रोधी होगी, इको फ्रेंडली होगी। नया संसद भवन अगले 150 वर्षों की जरूरत को पूरा करने के हिसाब से बनाया जाएगा। मौजूदा संसद भवन ने आजादी के आंदोलन के बाद स्वतंत्र भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने में अहम भूमिका निभाई थी। नया संसद भवन इसी विरासत और हमारे लोकतंत्र की धरोहरों को न सिर्फ सहेजेगा, बल्कि उन्हें और मजबूती प्रदान करेगा। तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले बात करेंगे मिशन उत्तर प्रदेश की, जिसके लिए एआईएमआईएम के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेला है। इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की तुलना बैंड बाजा वालों से की है। उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश में जुटे असद ओवैसी का ये सोचा समझा बयान है, जिसके दम पर वो जीत का स्वाद चखना चाहते हैं। उनके बैंड बाजा वाले बयान को लेकर तमाम विरोधियों ने उन पर जबरदस्त पलटवार भी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। ओवैसी कह रहे हैं यूपी में मुस्लिम बैंड बाजा वालों जैसे हैं। ओवैसी कह रहे हैं यहां मुस्लिमों का कोई नुमाइंदा नहीं। वहीं ओवैसी बोल रहे हैं अब मुस्लिम बैंड बाजा नहीं बजाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे।
ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम राग है। यूपी चुनाव की आहट तेज होते ही उनका यूपी दौरा भी जोर पकड़ने लगा है और मुस्लिम प्रेम भी उमड़ने लगा है। ओवैसी मजलिसें कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, एक जैसी जुबान बोल रहे हैं। वो खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हिमायती बता रहे हैं और विरोधियों को धोखेबाज। जिसके पास ताकत है उसी की आवाज को सुना जाता है, जिसके पास उसके वोट से मुंतखब शुदा जीत कर आने वाले उसके नुमाइंदे हैं उनकी बात को सुना जाता है, जिसके पास विधायक हैं उनके मसाइल को हल किया जाता है, जिसके पास ना आवाज है, ना ताकत है, ना विधायक है, तो उनको यतीम और कमजोर समझकर उनको कोने में छोड़ दिया जाता है। ओवैसी यूपी के सियासी दौरे पर कानपुर पहुंचे थे। भारी हुजूम था। मौका देख उन्होंने वो दांव चला जिसकी आहट यूपी की सियासत में महसूस की जा रही है। ओवैसी ने मुस्लिमों का हाल बैंड बाजी वालों जैसा करार दिया। अब उनका तर्क भी सुन लीजिए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले, और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस किसी समाज का नेता है उस समाज की इज्जत की जाती है। तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? मकसद शीशे की तरह साफ है। यूपी में वोट के लिहाज से मुस्लिम आबादी काफी मायने रखती है। राज्य में मुस्लिमों की संख्या करीब 3,85,00,000 है। 145 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम फैक्टर अहम है। 70 विधानसभा सीटों पर तो मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा है। यूपी में अब तक ओवैसी की पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन ओवैसी को उम्मीद है कि उनका मुस्लिम कार्ड से इस बार के चुनाव में उनका प्रदर्शन सुधरेगा। तभी तो ओवैसी दम दिखा रहे हैं कि अब मुसलमान बैंड बाजा नहीं बजाएगा। कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हम जब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे ये बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं। और कैसा बजाएंगे? हम अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर दबाएंगे। ओवैसी ने मुस्लिमों को बैंड बाजी वालों जैसा बताया तो बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम विरोधियों ने पलटकर जवाब देने में देर नहीं लगाई। ताबड़तोड़ सवाल दागे और ओवैसी की नीयत पर सवाल उठाए। भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार आप जैसे नेता हैं। पहले कांग्रेस ने, फिर सपा और बसपा ने वोट बैंक बनाने के लिए इनकी ये दशा कर दी है। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में मुसलमानों का आइकॉन ओवैसी किसको बनाना चाहते हैं? चुनावी मौसम में यूपी की फिजाएं बदलने लगी हैं। जात पात और मजहब का हथकंडा फिर वोट के लिए आजमाया जाने लगा है। ओवैसी को उम्मीद है कि राज्य में 100 सीटों पर उनके दावों को मुस्लिमों का भरपूर समर्थन मिलेगा। कानपुर से रंजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में ओवैसी को एकमात्र उम्मीदें मुसलमान मतदाताओं से है, तो विरोधी भी अपने अपने सामाजिक समीकरण को सेट करने में समय लगे हुए हैं। वोटों का आंकड़ा सेट होने लगा है। कल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ देता हूं कि जाति धर्म का दांव सबसे मजबूत दांव है,
यूपी की सियासत में। लिहाजा कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है तो कोई प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों के वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। विरोधी योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार भी उसी सियासत का एक हिस्सा मान रहे हैं। लंबे अरसे से इस बात की उम्मीद थी कि चुनावों से पहले यूपी के मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होगा। रविवार को हुआ भी। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली तो उनके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। आखिर क्यों, इसकी वजह बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जितिन प्रसाद को ब्राह्मण और सवर्ण वोट को ध्यान में रखकर जगह मिली तो ओबीसी से 3 चेहरे संगीता बलवंत बिंद, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार को मंत्री पद दिया गया। तो वहीं दलित वोटों को साधने के लिए पलटू राम, दिनेश खटिक और संजीव गोंड कैबिनेट में शामिल हुए। यानी बीजेपी ने एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 3 मंत्रियों को दलित समुदाय से मंत्री बनाया। जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री बनाए गए जबकि अन्य को राज्य मंत्री। तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। विरोधी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि चुनाव से करीब 6 महीने पहले बीजेपी को मंत्रिमंडल विस्तार की याद आई। अब जरा यूपी के जातिगत आंकड़ों पर भी नजर दौड़ा लीजिए। यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। यादवों को मिलाकर करीब 40% आबादी ओबीसी की है, करीब 20% दलित हैं, मुस्लिम 19% हैं, ब्राह्मण करीब 13% हैं और ठाकुर 8.5% हैं। कल हुए मंत्रिमंडल विस्तार की बड़ी वजह जातिगत समीकरण को साधना बताई जा रही है। मैं जितिन प्रसाद। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में ब्राह्मण मतदाता बीजेपी से नाराज है और उस नाराजगी को दूर करने की एक कोशिश है जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जाना। नहीं, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और प्रयास यही रहेगा कि सबको जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ उत्पीड़न है, जहाँ कोई और बात है, पूरे लगन और प्रयास से मैंने कहा है मैं काम करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं विश्वास पे खरा उतरूंगा। चुनावों से ठीक पहले मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली तो नए नवेले मंत्रियों ने भरोसा जताया कि वो बचे वक्त में ही योजनाओं को धरातल तक पहुंचाएंगे। उनके साथ एक शिष्टाचार भेंट और उसके बाद में उन्होंने हम लोगों को एक सुझाव दिया है कि आपका जो भी विभाग आवंटित हो उस विभाग के माध्यम से सरकार की योजनाएं जो है केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, उन योजनाओं को आपके विभाग से जहां आम जन तक जो पहुंचाना उनको पहुंचाएं, सकारात्मक सोच के साथ जाएं और कोई भी उन योजनाओं से वंचित न रह जाए।